गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? हम लोग बात कर रहे थे जलवायु परिवर्तन की। हमने जलवायु परिवर्तन की अवधारणाओं को समझा, उसके बाद उसके सम्मेलन और संगठन को देखा। अब उस सम्मेलन और संगठन में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पेरिस को हमने अच्छे से देखा, पेरिस में जो पेरिस 2015 में हुआ था। उसके बाद भी हमने कहा था कि इनके बीच में जो भी सम्मेलन हुए हैं, अगर इसमें कोई मूलभूत घटना घटी हुई है तो उसकी चर्चा हम करेंगे। जब वार्सा सम्मेलन हम पढ़ा रहे थे, 2013 वार्सा हुआ था, तो उस समय हमने कहा था कि क्या कहते हैं, आपको रेड और रेड प्लस के बारे में अच्छे से बताएंगे। आजकल एग्जाम्स में रेड और रेड प्लस आ ही जा रहा है। रेड डाटा बुक का इससे संबंध कोई नहीं है, रेड और रेड प्लस। ठीक है, आज हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये है क्या, रेड और रेड प्लस में डिफरेंसेस क्या हैं, वार्सा सम्मेलन में क्या क्या बातें रखी गई थी जिसमें कि ये निकल के आया, और क्या कहते हैं भारत क्या कहते हैं इस पे क्या काम कर रहा है। ठीक है, रेड प्लस। हम पहले पीछे जाइए, हमने पढ़ा था जलवायु परिवर्तन पे जो सम्मेलन हो रहे थे उस कड़ी में हमने पढ़ा था वार्सा सम्मेलन। ठीक है, 2013। तो वहाँ पे हमने नोट करवा दिया था कि वार्सा सम्मेलन के ही दौरान रेड और रेड प्लस शब्द आया था। इसका मतलब क्या था वो जानेंगे। पहले ये समझिए कि वार्सा सम्मेलन कहाँ हुआ था। वार्सा पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में जलवायु परिवर्तन को लेके या सम्मेलन हुआ था जहाँ पे सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो वार्सा सम्मेलन के कुछ एजेंडे थे। ठीक है, जैसे देश जो इकट्ठे थे, देश में सदस्यों के मध्य कुछ समझौते किए गए थे और कुछ मुद्दों पे निर्णय लेने की बात की गई थी। वो मुद्दे कौन कौन से हैं, और उसी एक मुद्दों में से ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था रेड प्लस। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। देखिए, इसके पहले डरबन से क्या कहते हैं, निर्वनीकरण मतलब डिफॉरेस्टेशन के लिए बात चल रही थी। तो पहला ही मुद्दा था कि डरबन जो था ना, डरबन सम्मेलन जो हुआ था उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, पहला पॉइंट उसमें ये था कि डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना, ये इनका पहला लक्ष्य था। दूसरा इनका बड़ा लक्ष्य था इसी को लेके कि GCF की स्थापना करना, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना करना। ठीक है, दूसरा ध्यान देना, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना करना। ठीक है, कोई भी पूछेगा तो आप बता दोगे किसमें बातें की गई थी GCF की स्थापना करने के लिए, तो वार्सा में। तीसरा, दीर्घ अवधि के लिए वित्त मुहैया कराना, और चौथा था रेड प्लस हेतु वार्सा सम्मेलन। ठीक है, दीर्घ अवधि के लिए वित्त मुहैया कराना। ठीक है, और फिर चौथा था इसी में रेड प्लस। ठीक है, अब देखिए रेड प्लस है क्या। दो चीज़ें आपके सामने आती हैं, समझ लीजिए। रेड और रेड प्लस दोनों में पहले डिफरेंस को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। रेड प्लस और रेड। ठीक है, देखिए, रेड था विकासशील देशों के लिए, वहाँ के वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए था। ठीक है, और उन वन संसाधनों के बचाव के लिए बेहतर प्रयास करना, प्रोत्साहन देना और उनको राशि मुहैया कराना। और रेड प्लस क्या था, रेड प्लस में इन मुद्दे के साथ साथ अन्य मुद्दे जोड़े गए। वनीकरण था ही था, निर्वनीकरण भी था, लेकिन उसके साथ साथ वनों के संरक्षण के लिए, संपोषणीय विकास के लिए, कार्बन भंडार के लिए भी राशि मुहैया कराने की बात की गई। मतलब इन चीज़ों का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। मतलब रेड प्लस में मतलब प्लस क्या, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई। जैसे इसमें हमने बताया विकासशील देशों के लिए वनों का बेहतर प्रबंधन करने की बात की गई और इनके संरक्षण के लिए वित्त मुहैया कराना। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या था, इसमें वनों के संरक्षण की बात की गई, वनीकरण की बात की गई, निर्वनीकरण की बात की गई। देखिए, वन संरक्षण तो था ही था,
वनीकरण, ठीक है, निर्वनीकरण की बात की गई, ठीक है, वनीकरण निर्वनीकरण की बात की गई और वनों के संरक्षण की बात की गई और सबसे बड़ी बात संपोषणीय प्रबंधन की बात की गई और कार्बन भंडार के लिए राशि देने की बात की गई। सारी चीजें नोट करना। संपोषणीय प्रबंधन की बात की गई और कार्बन भंडार की बात की गई। इन चीज़ों के लिए राशि मुहैया कराने की भी बात की गई। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि रेड प्लस में संपोषणीय प्रबंधन की बात की गई, नहीं की गई। रेड प्लस में कार्बन भंडार के लिए राशि देने की बात की गई, नहीं की गई। देखिए अब FAO क्या कहता है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों के लिए कहता क्या है, पहले समझिए। एक दिमाग में व्यू बनाइए कि क्या कहते हैं, FAO क्या कह रहा है। देखिए इसका हस्तक्षेप का, हम वनों की बात कर रहे हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 2015 में ये रिपोर्ट देता है कि निर्वनीकरण, ठीक है, निर्वनीकरण कम होगा। हो क्यों रहा है, पहली बात तो निर्वनीकरण इसलिए हो रहा है कि जो वन हैं, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इन्होंने अपने डाटा में 2005 में कहा कि निर्वनीकरण बढ़ रहा है, लोग वनों को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, क्योंकि वनों का खाद्य सामग्री के लिए, कृषि के लिए क्या हो रहा है, भूमि में परिवर्तन हो रहा है। और इन्होंने डाटा में कहा कि 1990 से लेके 2005 में इन चीज़ों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है, ठीक है, याद रखना। इनके वृद्धि होने से क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ है। देखो समस्या कहाँ आ रही है, जलवायु परिवर्तन पढ़ रहे हैं लेकिन रेड प्लस को बताने के साथ साथ पीछे की कड़ी से लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ, जब ज़्यादा कटा तो इन वर्षों में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तेज़ी से हुआ। ये किसके लिए लाभ हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, मानव पे क्षति होगी ना। सारी चीज़ें हमने इसके पहले बता दिया था। तो उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का तुरंत निष्कासन होता है। और देखिए इसी के साथ IPCC ने क्या कहा, IPCC ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जाए, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और समस्या पैदा होगी ना। उसने भी कहा, इसने भी कहा कि इसे रोका जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी और मानव के साथ साथ जीव जंतुओं के साथ साथ प्रकृति को भी क्या कहते हैं, अधिक समस्याओं को झेलना पड़ेगा। देखिए अब आगे देखिए क्या होता है इस पे। अब देखिए अगर मान लीजिए रेड प्लस चीज़ें वारसा में आया तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, निर्वनीकरण और निम्नीकरण पर अगर हम नियंत्रण करेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसकी कमी का रास्ता निकलेगा, ठीक है। देखिए बस समझते चलिए, अगर निर्वनीकरण और वनीकरण कम करेंगे, ठीक है, कटाई इसकी रोकेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वनों की कटाई से 17% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निर्मुक्त होता है, याद रखना। वनों की कटाई से, ठीक है, 17% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निर्मुक्त होता है। ये डाटा याद रखना, कहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये कम होगा, वन नहीं काटे जाएंगे तो क्या होगा, वनों का संरक्षण होगा और इसी के साथ साथ संपोषणीय विकास होगा। देखिए वनों का संरक्षण होगा और इसी के साथ साथ क्या होगा, संपोषणीय विकास होगा। अब संपोषणीय विकास की बात आई तभी तो FAO ने हस्तक्षेप किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हस्तक्षेप किया। फिर इससे क्या होगा, वनों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी तो लाभ मिलेगा। अगर वन ज़्यादा होंगे तो खाद्य सामग्री उनको मिलेगी, देख रेख करेंगे, लकड़ियाँ मिलेंगी जलावन की, तो क्या होगा, उनको भी तो इससे लाभ मिलेगा ना। तो यहाँ पे नीचे लाइन देके लिखिएगा, वनों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको भी लाभ मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए रेड प्लस सिर्फ अकेला वारसा सम्मेलन का नहीं था। रेड प्लस जो है ऑर्गेनाइजेशन 3-4 संस्थाओं का मिलके बनाया हुआ था, ठीक है।
तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं पूछ सकता है, तो आप उसको क्या कहते हैं भूलना मत, यहीं लिखा दे रहे हैं। जितना एनएफ डाटा था आपको हम उतना देने का प्रयास कर रहे हैं रेड प्लस के विषय में। देखिए कौन सा डार्क चल रहा है, क्योंकि बहुत समस्याएं आ रही है मार्कर को लेके। देखिए ये यूएनडीपी, यूनेप और एफएओ का सम्मिलित, यूएनडीपी, यूनेप और एफएओ का ये सम्मिलित प्रयास है, ठीक है। इन सब ने मिलके इस पे प्रयास किया है, रेड प्लस लाया है, या फिर वनीकरण और निर्वनीकरण को रोकने के लिए बल दिया। बस थोड़ी सी चीज़ें और समझ लो, अगर ऐसा होता है तो लाभ क्या होगा, ठीक है। हमने बता दिया कि निर्वनीकरण से क्या होगा, उत्सर्जन में अगर वनों को कम काटेंगे तो उत्सर्जन में कटौती होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित होगा, वनों के निम्नीकरण में कटाई आएगी, वो क्या कहते हैं रोक लगेगी, तो उससे क्या होगा वन कार्बन संग्रह होगा, उसका भी संरक्षण होगा, और क्या होगा वनों का संपोषणीय प्रबंधन भी होगा। ये 4-5 चीज़ें कभी मत भूलना, ठीक है। लिखा नहीं रहे हैं क्योंकि बार बार रिकॉल करते जा रहे हैं। अब इससे लाभ क्या मिलेगा, लिखा दें या फिर समझ लो। लाभ ये मिलेगा कि अगर देखिए ये चीज़ समझिए, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, चाहे तो लिख दीजिए यूपी पीसीएस 2020 में आ सकता है या यूपीएससी 2020 में, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस तरह से कि विकासशील देशों के वनों का बेहतर प्रबंधन होगा। जब वनों की कटाई कम होगी तो क्या होगा, वनों का बेहतर प्रबंधन होगा, ठीक है। आजकल उद्योगों के लिए वनों को काटा जा रहा है, कृषि भूमि के लिए काटा गया, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा तो काटा जा रहा है। हमने आपको आंदोलन बताया ना, चिपको आंदोलन बताया, डैम लग रहे थे, डैम के लिए पेड़ काटे गए, लोग पेड़ से चिपक गए, तो सारी चीज़ें पीछे से रिकॉल करते आओ, क्या होगा वनों का बेहतर प्रबंधन होने से क्या होगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होगा। जो वन के संसाधन होंगे उनका विवेकपूर्ण उपयोग होगा, ठीक है। खाद्य सामग्री मुहैया होगी, लकड़ी मुहैया होगी, लोग जो आश्रित रहेंगे सुचारू रूप से अपना काम करेंगे। फिर क्या होगा, इससे भारत की नहीं पूरे विश्व की जैव विविधता की रक्षा होगी। इससे विश्व के जैव विविधता की रक्षा होगी, ठीक है। भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व के जैव विविधता की रक्षा होगी। ज़्यादा पेड़ होंगे, ज़्यादा वन होंगे तो उसमें तरह तरह के जीव जंतु रहेंगे, इससे क्या होगा जैव विविधता बढ़ेगा। और क्या होगा, और होगा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बल मिलेगा, ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इनकी चुनौतियों से वनों को काटने से रोक के ना काफ़ी बल मिलेगा, सहारा मिलेगा। फिर और क्या हो सकता है, अगर क्या कहते हैं जलवायु परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, आजीविका संवर्धन होगा ना, जैव विविधता संरक्षण होगा और खाद्य सुरक्षा सेवा लाभ मिलेगा। मतलब वनों से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि आजीविका संवर्धन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। इसीलिए एफएओ ने अपने डाटा में ये सारी चीज़ें मेंशन की। तो देखिए अच्छे से रेड और रेड प्लस समझाने की आपको प्रयास किए कि रेड प्लस में किसका हस्तक्षेप है, क्या रेड प्लस एफएओ से संबंधित है, यूनेप से है, यूएनडीपी से है, तो सारी चीज़ें आपको हमने को रिलेट कर दिया यहाँ पे ले आके। तो हमने कहा था कि जलवायु परिवर्तन अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले कभी गलत ना हो। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, रेड प्लस किससे संबंधित है या रेड प्लस किससे संबंधित है, कुछ भी दे दिया, इसी को निकाल के ब्लड से दे दिया तो आप भूल जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना निर्वनीकरण और वनीकरण से है, डिफॉरेस्टेशन आएगा आपने तुरंत करना है। या फिर संस्थाओं का नाम पूछ लिया, 4 संस्था दे दिया, उसमें से बोल दिया किसकी संयुक्त पहल है, तो उसमें से एक को हटाना है, फिर एक यूएनडीपी हो गया, यूनेप हो गया, एफएओ हो गया। तो इस तरह से पढ़ने का प्रयास करो और टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ सोचो कि क्वेश्चन आएगा कैसे, बनेगा कैसे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे आएगा, कॉन्सेप्चुअल में आएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की क्लास में। अब हमारा मुझे लग रहा है ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है क्लाइमेटोलॉजी का। इसके बाद एक क्लास हम ओजोन संरक्षण के लिए पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद दूसरी क्लास हमारी पर्यावरण प्रदूषण की होगी। इस तरह हमारी पर्यावरण की 15 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम दूसरे सेक्शन में एंट्री करेंगे। और जो भी छात्र आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी के लिए हमारा नया बैच चल रहा है, उसमें टारगेट है कि 55 प्लस उनको दिलाना ही दिलाना, ताकि उनका जीएस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। धन्यवाद।